आयोनाइजेशन एनर्जी में जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर हुआ था वहां पे हम लोग कुछ ये करे थे, हमने एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकाले थे, है ना। अच्छा इसका बताओ एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 13। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। अच्छा पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। यानी मैक्सिमम एल्यूमिनियम से आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आउटर मोस्ट सेल से, बताओ इंद्रेश, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 3। इसका मतलब हम पहले डिसाइड कर लिए कि यहां IE3 तक जा सकते हैं। कहां तक जाएंगे, IE3 तक। अच्छा चलो अब हम इसका देखो, इतना निकालने से हमें यह पता चल जाता है कि हमारे पास IE कितनी होंगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जियां कितनी होंगी। तो कितनी होंगी, 3 होंगी। अब निकालो, एल्यूमिनियम है ना। अब एल्यूमिनियम का वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यही है। अब इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो इसका नाम क्या हो गया, IE1। तो ये क्या हो जाएगा, Al+। अब Al+ से हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, IE2। अब ये क्या हो जाएगा, Al++। फिर हम देखो, अब हम लोग, अच्छा इसका बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक एक निकाल रहे हैं ना। अच्छा अब इसका बताओ क्या होगा, 2,8,1 होगा कि नहीं होगा। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ये क्या हो गया, IE3। अब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, Al+3। अब ये क्या हो जाएगा, 2,8। अच्छा 2,8 इन दोनों को जोड़ दो तो एटॉमिक नंबर कितना बनना है, 10। और 10 किसका होता है, नियॉन का, है ना। तो आप बताओ इसके नीचे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हम यहां तक पहुंचे थे, हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जियों को ऑर्डर आपको लिखना हो तो IE3 सबसे बड़ा होगा, IE2 उससे छोटा, और IE1 उससे छोटा। क्लियर है। अच्छा कोई अब हमसे कह दे कि अब IE4 इसका बनाओ, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। अच्छा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इसको जोड़ो और इसका एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस से मैच कर जाए तो आप समझ लेना कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसी के नीचे एक नोट लिखो, नोट यहां से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये पिछली क्लास में हो गया था, यहां इसके नीचे लिखो नोट, इसके नीचे लिखो बेटा नोट, लिखो व्हेन, लिखो बेटा व्हेन एलिमेंट एक्वायर, when element acquire noble gas configuration after that removal of electron require a large jump in energy, जैसे देखो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लगी, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगी, इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगी। तो सबसे ज्यादा IE कौन है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी है, और ये उससे कम, ये सबसे कम। अच्छा होता क्या है, जैसे जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो एक एक करके आराम से निकालते रहो, जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है
तो निकालना उनका मुश्किल होता है। क्लियर है? तो आप देखो, अब इसी के नीचे लिखो, यहां जहां लिखा लार्ज जंप, उस पे गोला लगाओ। लार्ज जंप पे गोला लगाओ। लगाओ बेटा, लार्ज जंप पे गोला। लार्ज जंप पे लगाओ गोला। लगा लिया? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। अब हमने ये आपसे कहा लार्ज जंप एक चीज होती है। जैसे एक मेरी बात को समझो, जैसे हमने कहा ये स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, Al+3 स्टेबल हो गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या हमने कहा? बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे मान लो, जैसे ऐसे समझो कि जैसे हमने मान लो ये हमने एनर्जी मान लो 1 दी, एनर्जी कितना, 1 है ना, 1। अच्छा, एनर्जी को हम किस में नाप लेंगे बताओ? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट क्या होगा फिजिक्स में बताओ? अरे जूल होगा? नहीं होगा क्या? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? हाँ या ना? होगा ना। एनर्जी का और कौन से यूनिट होगी? मान लो हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी यहां दिया, मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर हमने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो ये निकल गया। हमने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके बाद ये स्टेबल हो गया। अब मान लो हम 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले तो उसके बाद उसकी कई गुना ज्यादा यदि एनर्जी आप दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के चांस बनते हैं। क्लियर है? देखो मेरी बात को समझो, यहां लार्ज जंप बहुत बड़ा गेम है। यहां सब देखो क्या लिखा है, लार्ज जंप। क्या लिखा है? यदि कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले उसके बावजूद भी उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लेकिन कब? लार्ज जंप में। अच्छा, ये लार्ज जंप क्या है? जैसे मान लो ऐसे समझो, जैसे ऐसे समझो कि जैसे तुमने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देके तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन उससे निकल नहीं सकता। अच्छा, पहले देखो यहां अंतर था 1 फिर 2 फिर 3। पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देके आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और अब इससे निकलना मुश्किल है। फिर आपने अचानक से 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। बताओ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर अचानक से 30, तो अचानक से जो एनर्जी का गैप आया लंबा, इसी को बोलते हैं लार्ज जंप। समझ में आ रहा? जैसे कोई आदमी बड़ा ईमानदार हो, है ना, कोई आदमी बड़ा ईमानदार हो, उसको 10 रुपया दिया, उसका ईमान नहीं डोला। तुमने 20 रुपया दिया, ईमान नहीं डोला। तुमने 30 रुपया दिया, ईमान नहीं डोला। क्लियर है? अब तुमने 30 लाख दे दिए, समझ रहे हो, सब कुछ डोल गया। समझ में आ रहा? वही हाल है। स्टेबल हो गया, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, अब तो स्टेबल हो गया, है ना। तो यदि हम इसके रिस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा एनर्जी इसको दे दे तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है? लार्ज जंप। क्या नाम होता है इसका? लार्ज जंप। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम कहीं पढ़ लें Al+4, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम Al कहां तक जाएगा? +3 तक। क्लियर है? तो लार्ज जंप पे गोला लगाओ, और नीचे फिर एक दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो 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 नंबर ऑफ, लिखो बेटा, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर लार्ज जंप, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर लार्ज जंप, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बिफोर लार्ज जंप इक्वल टू का निशान लगाओ, लिखो ग्रुप नंबर, लिखो ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर के नीचे लिख लो एरो लगा के, ये ग्रुप नंबर क्या होता है? लिखो लिखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन।
ये क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, अब हम देखो आपको एक सवाल लिखाते हैं, सवाल के माध्यम से समझोगे इसमें सवाल आता कैसा है। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो आयोनाइजेशन। अच्छा देखो, सुनो बेटा, चलो अच्छा सवाल लिखो फिर समझाते हैं। लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। सवाल क्या लिखा बेटा? ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो क्वेश्चन। लिखो इफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1, लिखो इफ IE1, लिखो इफ IE1 of sodium is, if IE1 of sodium is 5.4, 5.4, then IE2, then IE2 of sodium Na, then IE2 of Na will be, then IE2, then IE2 of sodium will be। देखो उसने कहा है कि सोडियम के लिए IE1 है 5.4, है ना, तो कहा है कि IE2 बताओ कितना होगा। अब जरा ये क्वेश्चन लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम ये है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है ना बेटा, और 3s1 है, हाँ ना, यही है। अच्छा बताओ, पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में कितने हैं? 8, और तीसरी में कितना है? 1, और आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी सोडियम के अंदर से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? 1। क्लियर है? अब तुमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? Na+। अब Na+ का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 2,8। आपको नहीं लग रहा ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, है ना? अब मान लो अब इसके अंदर से भी, Na+ के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बताओ आपको क्या देना पड़ेगा? लार्ज जंप। क्लियर है? बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुमने कितनी एनर्जी दी? बताओ IE1 कितना दिया? 5.4। आप समझ में आया? अब जैसे ही आपने पहला इलेक्ट्रॉन Na का निकाला, Na+ में पहुंचा और Na+ ने एक्वायर कर लिया, क्या लिखेंगे बताओ? एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले तो वो समझ जाओ वो अपने सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आ गया है। क्लियर है? अब हमने कहा Na+ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इसके रिस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नीचे लिखो ऑप्शन, नीचे लिखो ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 1 5.4, ऑप्शन नंबर 1 5.4, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 4.8, ऑप्शन नंबर 3 4.8, और ऑप्शन नंबर 4 48। 48 बताओ। ऐसे सवालों में जो सबसे बड़ा आंसर हो वही टिक किया जाता है क्योंकि वही है लार्ज जंप। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमने बोला 5.4, दूसरा हमने बोला है 10, तीसरा हमने बोला 4.8 और चौथा ऑप्शन हमने बोला 48। बताओ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5.4 की एनर्जी लगी ना, और अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये चला गया अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, तो अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देनी पड़ेगी लार्ज जंप। और लार्ज जंप का मतलब होता है कि इसके रिस्पेक्ट में आपको एनर्जी कई गुना ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको नहीं लग रहा 5.4 का कई गुना ज्यादा क्या है? 48। तो ऐसे सवालों में जहां लार्ज जंप वाली बात आए तो आप देखना 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी एनर्जी किसमें लिखी वही उसका आंसर होगा। ठीक है?
ये सवाल एक समझ लो, ये सवाल तुम्हारा क्या है, आउट। लार्ज जंप का मतलब क्या है, एनर्जी का गैप जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए वही लार्ज जंप कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो, आगे लिखो बेटा। अब अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात बताओ, पहला पॉइंट इसके लिए क्या लिखोगे, इन जनरल, है ना, इन जनरल। दो बातें यहां लिख लो, सामान्यता। पहला लिखो पीरियड में, बताओ पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट, पीरियड की जब बात चले तो कहां हम बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट। अच्छा बताओ पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बताओ बेटा। वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बताओ बेटा, इंक्रीजेज। और ये कैसा लिखा है, इन जनरल, सामान्यतः। कहीं कहीं उल्टा भी हो जाता है। अच्छा बताओ, क्या हम इसको लिख लें इन इन अ पीरियड, या इन पीरियड, या पीरियड लिख लो। और ग्रुप में क्या होता है, अच्छा ग्रुप की जब भी बात करोगे तो कहां से करोगे, टॉप टू बॉटम। कहां की बात करोगे, टॉप टू बॉटम। पीरियड की बात करोगे तो लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप की बात करोगे तो टॉप टू बॉटम। अच्छा टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बताओ बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस। पहला इतना तो आप लिख ही लो, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, है ना। लिख लो इसको। यहां तक ये बातें सबको समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब अगला लिखो, अब इसी में लिखो। अच्छा तो देखो, पहला लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना। अच्छा देखो बेटा, पहला आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज का क्या रिलेशन है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को पहला फैक्टर कौन प्रभावित करेगा, साइज, है ना। जितना साइज बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। लिख लो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। चलो अच्छा, दूसरा लिखो। अच्छा एक बात बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, बताओ बेटा। अच्छा तीसरी बात बताओ बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। लिख लो ये तीनों फैक्टर। आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसी में चौथा पॉइंट लिखो, बस इसी सब सवाल बन जाएंगे। चौथा पॉइंट लिखो, लिखो चौथा पॉइंट, लिखो बेटा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड
आर ओ आर exactly half filled or full filled subcell, exactly half filled or OR full filled subcell are more stable exactly half filled or full filled are most subcell are most stable, और मोस्ट स्टेबल के सामने क्या लिखोगे, क्या होता है, इसके आगे लिखो हुंड रूल। ये किसके हिसाब से ज्यादा स्टेबल होते हैं, हुंड रूल। ब्रैकेट बंद कर लो, लिखो कॉमा करके लिखो हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हेंस more energy is required to remove electron from stable configuration, अब जरा ध्यान से देखो, इसके नीचे जरा ध्यान से देखना। अब देखो ये हमने क्या लिखा, ये क्या लिखा, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अच्छा इसके ऊपर हमने देखो क्या लिखा, ये क्या लिखा, एग्जैक्टली फुल फिल्ड। अच्छा एक बात बताओ, एग्जैक्टली फुल फिल्ड का मतलब क्या है, S2 है ना, या P6 या D10 या F14, यही तो फुल फील्ड कहलाते हैं। एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या होता है, जैसे S1, जैसे P3, जैसे D5, जैसे F7, तो ये एग्जैक्टली फुल फील्ड हैं और ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड हैं। फिर हमने कहा था कि जैसे S और S की तुलना करो तो S2 ज्यादा स्टेबल होगा S1 से, P6 ज्यादा स्टेबल होगा P3 से, D10 ज्यादा स्टेबल होगा D5 से, F14 ज्यादा स्टेबल होगा F7 से। क्लियर हुआ? बताओ ये कहानी समझ में आ गई? चलो इसको लिख लो बेटा, फिर हम आगे सवाल लगवा रहे हैं। दूसरा नंबर 5 डालो, 5 हेडिंग नहीं पॉइंट बनाते चलो। हमने अभी तक कितने पॉइंट लिख लिए हैं, 1 2 3 4 और 5 डालो, 5 डालो क्या होगा, पॉइंट पांचवा पॉइंट लिखो नेचर ऑफ सबसेल, पांचवा पॉइंट लिखो नेचर ऑफ सबसेल from which electron is removed, और इसके आगे ब्रैकेट बंद करके इसके आगे फुल स्टॉप लगा दो और उसके बाद लिखो। बताओ यहां क्या लिखोगे? अच्छा चलो ठीक, इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, है ना, दूसरा पॉइंट लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट और उसके आगे लिख दो सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट और उसके आगे क्या लिख दोगे, सिग्मा। क्लियर है? अच्छा बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट का हमने आपको ऑर्डर कोई पढ़ाया था? बताओ, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का, है ना। ये ऑर्डर जरा तुम फिर से बना लो। सबसे भयंकर स्क्रीनिंग वाला कौन है, एस, और पुअर स्क्रीनिंग वाला कौन है, एफ।
और पुअर स्क्रीनिंग एफ में होने के कारण ही क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखो बेटा जरा इसको, लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़े, लिखो। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी और सिग्मा का रिलेशन बताओ, तो क्या बताओगे? यही हम आपको ऊपर पढ़ा के आए हैं, ये देखो, और यहां हमने देखो इससे इसको रिलेट करा दिया। क्लियर है, रिलेट करा दिया। यानी कि सिग्मा जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। सिग्मा जितना ज्यादा, सिग्मा इसका सबसे ज्यादा है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम, है ना, क्या होगी, सबसे कम। क्लियर है। और आयोनाइजेशन एनर्जी जब सबसे कम हो तो तुम समझ जाना वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है, और आयोनाइजेशन एनर्जी जहां सबसे ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा। क्लियर है, तो इसको लिखो। अच्छा बताओ, और इसके आगे जरूर लिख लेना, सेल सेम होनी चाहिए, सेम शेल। मतलब ये फंडा तब लगेगा जब सेल सेम हो। सेल क्या हो, सेम। अच्छा, ये सेल सेम का मतलब क्या है? जैसे 2 का S तो 2 का ही P हो, 2 का S तो 2 का ही P हो। जैसे 3 का S तो 3 का P और 3 का D। समझ में आ रहा? तो देखो ऐसे लिखना, सेम सेल। जैसे यहां एग्जांपल बना लो, जैसे ये क्या है, जैसे 3S, 3P, 3D, जैसे 4S, 4P, 4D और 4F। ये समझ में आया? अब आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, कौन 4 से निकलेगा? वेरी गुड, 4F से। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा है। स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है तो इलेक्ट्रॉन इससे निकालना सबसे आसान है। बेटा लिख लो, यही बात समझ में नहीं आती है, लिख लो। इंद्रेश, ये वाली बात समझ में आई? नहीं, देखो यहां पे ये सेम सेल वाला फंडा समझ में आया? जैसे देखो, जैसे कहा जाए 4S है, 4P है, 4D है, 4F है ना, तीनों का सेल क्या है, तीनों का सेल क्या है, चौथी सेल के हैं तीनों, चौथी का S, चौथी का P, चौथी का D, चौथी का F। आपसे कहा जाए बताओ चौथी के चारों लोग हैं, तो S से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कि P से, कि D से, कि F से? तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में ये फंडा आएगा कि स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा किसका होता है सेम सेल में? सेम सेल में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसका होता है? S का। और स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, और आयोनाइजेशन सबसे कम का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा। समझ में आया क्या हमने बोला? अच्छा, ये कहानी हमको जरा एक बार सब लोग बताओ। बताओ बेटा, एक ये नॉर्मल चीज नहीं है, इस चीज को थोड़ा समझो, ये नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल बच्चों को समझ में आती भी नहीं है। समझ में आ रहा? इसीलिए हम सबको नॉर्मल रहने नहीं देना चाह रहे हैं, हम सबको समझाना चाह रहे हैं। अच्छा बोलो, बोलो स्क्रीनिंग ऑर्डर S का सबसे ज्यादा, P से, P का कम, D का कम, F का सबसे कम, है ना। स्क्रीनिंग जिसका ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम, और आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम उससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी यदि हो गई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा मुश्किल। अभी तो आपको पढ़ाए थे Na से Na+ तक तो आराम से चले गए, और Na+ ने एक्वायर कर लिया नोबल गैस। अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको देखो 5.4 के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो इसका मतलब Na+ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही तो था, तभी तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ी। ये कहानी समझ में आ गई? तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। अच्छा, हमने यहां देखो
3 का S लिखा, 3 का P, 3 का D। अच्छा बताओ, यदि तीनों 3 के हैं तो किससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा? 3s से, 3p से, 3d से? 3s से। बहुत बढ़िया सवाल है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे उसको, ये बहुत सुंदर सवाल है। क्लियर है? दामिनी अच्छा बताओ बेटा, बताओ हमको समझाओ। बोलो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा S का है, फिर उससे कम P का है, फिर उससे कम D का है, फिर सबसे कम F का है। क्लियर है? स्क्रीनिंग जिसका ज्यादा, किसका ज्यादा? S का सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे कम, और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकालना हो गया आसान। लेकिन ये फंडा जरूर याद रखना, कौन? सेल का नंबर क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा बताओ, ये नंबर सेल ही तो बताते हैं, है ना? जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले जो नंबर लिखा रहता है उसी का वो क्या होता है? सेल या एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही तो होता है। क्लियर है? चलो अच्छा अब आगे लिखते हैं। ठीक है, अब अगली एक हेडिंग डालो सुंदर सी। और हां, अब तुमको हम एक ही सारे नियमों का एक ही नियम पढ़ाने जा रहे हैं। जितने भी हमने ऊपर चीजें पढ़ाई हैं, देखो अभी तक हमने यही पढ़ाया, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा हमने बताओ आज तक कुछ भी पढ़ाया? बस यही पढ़ाया। ये मास्टर फार्मूला है, किसी की किसी से तुलना कर लो, इसको लिखो। आज के बाद कोई भी सवाल आए तुम सब भूल जाना, लेकिन इसको ना भूलना। लिख लो और इसको हाईलाइट कर लो, जब भी सवाल लगाना इसको याद रखना, बाकी सब भूल जाओ। अब पहली हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा, लिखो लिखो वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी along the period, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी along the period। और जहां लिखा along the period, तो जरा पीरियड पे लगा लो ऐसे गोला, यानी कि अब हम कहां की बातें पढ़ने जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। किसकी बातें पढ़ने जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, है ना? पक्का? जहां लिखा है along the period, उसी के नीचे एरो लगा के लिख दो लेफ्ट टू राइट। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखो इन जनरल, अब उसी के नीचे लिखो इन जनरल। अब नॉर्मल पॉइंट बना के लिखो, हेडिंग तो हो गई। पहला पॉइंट लिखो इन जनरल, इन अ पीरियड, इन जनरल, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी increases, आयोनाइजेशन एनर्जी increases। अच्छा, हमारा सब हमने देखो सेंटेंस की शुरुआत कहां से की है? इन जनरल। ये इन जनरल का मतलब होता सामान्यतः, लेकिन ये बात 100% नहीं है। कहीं कहीं ये चीज उल्टा भी हो जाती है। जब आपसे कह दिया जाए इन जनरल, तो आप समझ लेना वो बात 100% सही नहीं है। जिस शब्द में लिखा दिया जाए इन जनरल, तो इसका मतलब वो बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कहीं कहीं पे इसका ऑर्डर लेफ्ट टू राइट वाला थोड़ा सा बदलेगा भी। क्लियर है? तो जैसे हम आपको पहला पॉइंट लिखा रहे हैं, चलो दूसरा पॉइंट उसी के नीचे लिखो। अच्छा सारे बच्चे, हम चाहेंगे कि ये देखो जरा। अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा? अच्छा ये बताओ हमने क्या लिखा बेटा?
और ये हमने क्या लिखा, जीरो ग्रुप लिखा है ना। चलो अच्छा, अब इसमें हम क्या करें, अब आप जरा इनके एलिमेंट लिख दो, लिख दो, बताओ। और एक काम करना कि एलिमेंटों को ऐसा लिखना कि बिल्कुल सही सही आए। सही सही का हमारा मतलब है कि हमको पीरियड वाइज भी लिखना है ना, कि ऐसा ना हो कि अलग अलग हो जाए भैया। अच्छा पहले हम लिख देते हैं, फिर आप लिखें। देखो ये पहला ग्रुप हो गया है ना। अच्छा ये देखो दूसरा ग्रुप हो गया। अच्छा रेडियो एक्टिव लिखो चाहे ना लिखो, रेडियो एक्टिव वाले हटा दो। हाँ ठीक है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो ये क्या है ना। अच्छा उसके बाद इसका बताओ। अच्छा इसका बताओ। अच्छा ये क्या है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले यहां क्या आता है, हीलियम। तो यहां यहां क्या लिखेंगे, जीरो ग्रुप। और ये क्या है, हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनॉन, और फिर उसके बाद रेडॉन। देखो अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ ये कौन सा पीरियड है, बताओ ये कौन सा पीरियड है, सेकंड। ये कौन सा है, थर्ड। ये कौन सा है, फोर्थ। ये कौन है, फिफ्थ। और ये कौन था, सिक्स। ये क्या है, पीरियड नंबर, है ना बेटा, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, अभी आप परेशान न हो, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे इसमें, बस इतना ही। होता क्या है, ऊपर अभी हम आप पढ़ के हम आपको बताए हैं, ऊपर हमने एक पॉइंट लिखाया है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, क्या हमने लिखा है, हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड पे खत्म हो या एग्जैक्टली फुल फील्ड पे खत्म हो, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बाकी से ज्यादा होगी। अच्छा क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और एग्जैक्टली फुल फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसको बनाओ, और मन करे तो एक काम करो, सुनो, इतना बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक काम करो, तुम लोग थोड़ा ही बना लो। तुम लोग अच्छा ऐसा करो, पहला पहला एलिमेंट लिख लो, अब तो नहीं ज्यादा होगा। हाँ इतना कहाँ, अब मान लो हमने तो लिख दिया, तुम लोग काहे को परेशान हो। पहला पहला एलिमेंट लिख लो। अब ऐसा तो नहीं पहले में भी तकलीफ है, इतना तो लिख ही सकते हो, है ना, इतना लिख लो। बस इतना लिख लो, इतना ही लिखो, ज्यादा ना लिखो। और थोड़ा सा गैप गैप में लिखना, मतलब हमको इसके नीचे थोड़ी और बातें भी लिखनी है। लिख लो, पहला पहला एलिमेंट लिख लो, बहुत है।
थोड़ा गैप करके लिखना बेटा, थोड़ा सा गैप करके, क्योंकि हम जब इनका अभी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबके करेंगे नीचे। अच्छा बताओ, लिथियम का जेड कितना होता है? 3। इसका कितना है? 4। इसका 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने सबके जेड लिख दिए। अब जेड लिखने के बाद हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। ये क्या है? 1s2 और 2s1 हुआ। ये क्या हुआ? 1s2 और 2s2, है ना बेटा? फिर हमने क्या लिखा? देखो 1s2, 2s2, 2p1। ये क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, है ना? 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, तुम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलो। फ्लैशबैक का मतलब ये, सब लोग इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आओ। अच्छा बताओ, आपको नहीं लग रहा S2 ज्यादा स्टेबल है S1 से? है ना? अच्छा और बताओ बेटा, P6 ज्यादा स्टेबल है P3 से, है ना? अच्छा बताओ, D10 ज्यादा स्टेबल है बेटा, बताओ D5 से। अच्छा F14 ज्यादा स्टेबल है F7 से। हमने आपको ये बहुत दिन पहले पढ़ाया था, अपना फुलफिल्ड अपने हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है ना? ये 1 यहां लिखना, मतलब समझ लो ना, वहां पे जाके ये लिख लो। ये कहानी सबको समझ में आई? अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ जहां थे। अब यहां देखो कितनी बढ़िया बात आ गई। अब यहां पे सबको समझना है। अच्छा आपको नहीं लग रहा, ये देखो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। कौन सा कलर ले लें? चलो चाहिए, ठीक। अच्छा ये कैसा है? एग्जैक्टली हाफ फील्ड। और इसके आगे वाला क्या है? एग्जैक्टली फुल फील्ड, है ना? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है बेटा, इसको हल्के में न लेना। अच्छा ये क्या है? ना हाफ फील्ड और ना फुल फील्ड। ये क्या है? ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड। ये है एग्जैक्टली हाफ फील्ड। और ये हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, और ये एग्जैक्टली है फुल फील्ड। इसका मतलब यहां 4 जगह आपको अलग अलग चीजें देखने को मिली। क्लियर है इंद्रेश? क्या हमने बोला बताओ? S1 हाफ फील्ड है, S2 फुल फील्ड है, ठीक। फिर यहां ये लास्ट वाला देखो, हाफ फुल कुछ है, हाफ फुल कुछ है, और यहां एग्जैक्टली हाफ फील्ड। फिर यहां आ जाओ, ना ये हाफ में ना फुल में, ना हाफ में ना फुल में, और ये किस में है? फुल में। पक्का है? अब जरा ध्यान से देखो, होता क्या है, यदि 2 एलिमेंट का पीरियड सेम हो, है ना, तो हमेशा सेकेंड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखो बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है ना? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन यहां क्या होता है? अब देखो ये एग्जैक्टली फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे कम होती है। यही तो आता है चेंज, तभी तो सवाल गलत होता है। अब अच्छा एक बात बताओ, अब बोरान की और कार्बन की बात करें तो बताओ, यहां इन जनरल लगा देना। क्या इन जनरल? कार्बन की ज्यादा होगी बोरान से। क्लियर है? अच्छा बताओ, और यहां पे आ जाओ, बताओ कार्बन से ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की। अच्छा नाइट्रोजन हाफ फील्ड में है और इसके आगे वाला हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी किससे?
ऑक्सीजन से। ये निशान देखते जाओ, यही चेंज आता है सवालों में। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड, ये ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड, तो यहां लगा दो इन जनरल वाला रूल। कौन सा रूल? इन जनरल, कि आगे जाने पे बढ़ता है। अच्छा बताओ, अब फ्लोरीन का और नियॉन का देख लो। अरे नियॉन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना? अच्छा स्टेबल भी है और आगे जाने पे बढ़ता भी है, यहां दोनों रूल फॉलो हो गए। क्लियर है? क्या हमने सीखा है? इतने से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फुलफिल्ड यदि हाफ फील्ड आ जाए तो वहां पे एनर्जी चेंज हो जाती है ना? अब देखो, अब ये ऑर्डर सब लोग लिख लो, लिखो बेटा इस ऑर्डर को। ठीक है? अच्छा बताओ, लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? बेरिलियम की। बेरिलियम, अच्छा बेरिलियम और बोरान में तुलना की जाए तो किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। किससे? बोरान से। और अच्छा इसका कारण क्या है? बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये एग्जैक्टली फुलफिल्ड और ये हाफ फील्ड में है, ना तो फुलफिल्ड। क्लियर है? अच्छा तुम लोगों को यही एक हम सवाल दिखाई दे रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ये सवाल एक बार थोड़े ना आया है, बहुत बार आया है। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताओ कौन सा सही होगा? चेक करो। सेकेंड। अच्छा समझ में आया क्यों हुआ? लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए? पीरियड सेम होना चाहिए, मतलब एक ही पीरियड होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा चलो एक सवाल लिखो, लिखो लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी of the following element, write decreasing order of energy of the following element, of the following elements। अब फॉलोइंग एलिमेंट में लिखो, जैसे लिखो Na कॉमा Mg, Na कॉमा Mg कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा सिलिकॉन, कॉमा सिलिकॉन। अच्छा एक अब जरा ध्यान से समझो, आपको नहीं लग रहा है कि ये तीनों बंदे थर्ड पीरियड के हैं? इसका मतलब तीनों का पीरियड क्या है? सेम। तीनों का पीरियड क्या है? सेम। तो अब हमने आपको क्या सिखाया है ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो सोडियम ये फर्स्ट ए का है, ये सेकंड ए का है, ये थर्ड ए का है और ये फोर्थ ए का है। आपको अभी हमने सिखाया सेकंड ए का फर्स्ट ए से ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? और सेकंड ए का थर्ड ए से ज्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अच्छा तुम लोगों को एक हम आज यही जुगाड़ सिखाते हैं। सबसे पहले आप इस सवाल लगाने से पहले एक जुगाड़ लिखो, लिखो लिखो इफ पीरियड इज सेम। क्या हमने लिखा?
इफ पीरियड इज सेम, है ना। तो तुम आज के बाद जुगाड़ लगा देना 2356। क्या लिखोगे? 2356। 2356, ये वाला निशान हटाओ। 2356, इसका मतलब समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या है? ये दूसरे ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे से ज्यादा होगा और पांचवें का आयोनाइजेशन एनर्जी छठे से ज्यादा होगा। तो जुगाड़ क्या बना? 2356। जुगाड़ क्या बना? 2356। अच्छा, 2356 का मतलब क्या है बताओ? ये हमने क्या लिखे हैं? ये ग्रुप है। ये क्या है? ये ग्रुप हैं। ये सब क्या है? ग्रुप। दूसरे ग्रुप का तीसरे से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, लेकिन कब? जब पीरियड सेम हो। कब लगाना ये फार्मूला? जब पीरियड सेम है। अब हमने देखा तो देखो ये जितने चार एलिमेंट दिए गए हैं, चारों का पीरियड क्या है? सेम, है ना। तो अब हमने क्या लगाया बताओ? mg का, बताओ mg का ज्यादा होगा किससे? Na से, है ना बेटा। और देखो, और 56, अच्छा 56 तक तो हम गए हैं नहीं, चलो 56 तक गए हैं नहीं, तो इसको हटाओ, यहां तक हटाओ। अब जरा ध्यान से देखो, यहां हमारा सिर्फ 23 लगा। 23 लगा कि नहीं लगा? mg का ज्यादा सोडियम से। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? सौरभ क्या क्या हमने बोला? ये नहीं लगा 23। अच्छा अच्छा, अब जरा, अच्छा यहां लग गया है। हाँ नहीं, सौरभ का कहना ठीक है। ये कहां लग गया है? 23 तो 13 हुआ जा रहा है। 23 क्या हुआ जा रहा है? 13। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप। क्लियर है? ठीक है। तो पहले से ज्यादा किसका होगा? दूसरे का, और दूसरे का ज्यादा होगा तीसरे से। तो यहां तुलना करनी थी, वो उल्टा तुलना हो गई थी। तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? mg की ज्यादा होगी Al से। अच्छा, और बता ही नहीं रहे हो। यहां हुआ 23, है ना। यही तो हुआ 23। 23 हुआ कि नहीं हुआ? और इंद्रेश तुम भी या नहीं बता रहे हो? है? हेलो, बताएं। बताएं। चल रहा है MWF में? ग्यारह से एक होगा। नहीं, TTS में। हाँ बेटा, चलो अच्छा। तो अब पहले तो तुम लोग एक जुगाड़ याद करो, 2356, है ना। बताओ, दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे से ज्यादा होगी और पांचवें की आयोनाइजेशन एनर्जी छठे से ज्यादा होगी, है ना। ये दोनों हम क्या लिखे हैं? ग्रुप। पहले अच्छा इतना हमें सिखाओ, फिर हम आगे के सवाल लगाए। बोलो, 2356 का मतलब दूसरे ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे से ज्यादा होगी, पांचवें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी छठे से ज्यादा होगी, लेकिन पीरियड सेम होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरी बात को समझो जरा। अब देखो तुम्हारा ये सवाल कितना आसानी से लगेगा।
अब आप जानते हो इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन जनरल, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सोडियम से ज्यादा इसकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसकी और इससे ज्यादा इसकी होनी चाहिए थी इन जनरल सामान्यता। लेकिन यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया बताओ बेटा, Mg और Al में क्या हो गया, यहां लग गया जुगाड़ कौन सा 23 लग गया ना 23। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब है Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी Al से ज्यादा हो गई, तो यहां रख लो क्या बेटा, Mg की ज्यादा हो गई किससे, Al से। और इसके बाद बताओ सबसे, और अब हम आपसे कहें कि बताओ ये तो हो गई बीच की बात, और यहां कौन है Na से ज्यादा किसकी होगी, Mg की। अच्छा और इससे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है, हाँ ही ना। अब आप किसको एक ऑर्डर में अरेंज कर लो, कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग। अब आप बताओ सबसे ज्यादा इसमें किसकी है, सिलिकॉन की। तो यही ले कहते थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी, फिर से समझाते देहाती भाषा में, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इन जनरल लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, पक्का बताओ सोडियम से ज्यादा किसकी होगी, मैग्नीशियम की। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ना। लेकिन इन दोनों में लग गया कौन सा जुगाड़, 2356। इसका मतलब है मैग्नीशियम की ज्यादा हो गई किससे, एल्यूमिनियम से। अब मैग्नीशियम की ज्यादा हो गई एल्यूमिनियम से, अभी एक ऑर्डर नहीं है। अब एल्यूमिनियम से ज्यादा किसकी होती है, सिलिकॉन की। तो अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, तो अब क्या लिखोगे, सिलिकॉन सबसे ज्यादा, है ना। अच्छा बताओ सिलिकॉन के बाद किसको लिखोगे, Mg को, वेरी गुड। Mg के बाद Al को, और Al के बाद Na को। ये हुआ आपका ऑर्डर। ये आई बात समझ में। पहले आप इसको एज इट इज ऐसे लगा लो और फिर ऐसे लिख लो। तो जुगाड़ कौन सा लगा, 2356। अच्छा चलो इसी सवाल को हमको फिर से समझाओ एक बार, क्योंकि ये बेसिक सवाल है, समझ में आ रहा और सबको समझना है। हम देखो इसको फिर से हटा रहे हैं, इसको भूल जाओ, ये हम भूल गए, और इसी सवाल को हमको सब लोग समझाओ मिलके। सबसे पहली बात, ये सब हमको कुछ नहीं पता है, ये निशान विशान हमको ये कुछ नहीं पता है, ये सब कुछ नहीं पता है। हमारे पास सिर्फ एक सवाल है ना। कहा गया है कि इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना के दिखाओ। तो डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा, और सबसे लास्ट वाला सबसे छोटा। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। अच्छा हमने देखा कि तीनों का पीरियड क्या है, चारों का सेम। ये कहां के हैं, थर्ड पीरियड के। तो हमने सबसे पहले इन जनरल वाली बात समझी, कौन सी, इन जनरल। क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बेसिक फंडा पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पहले तो यही आएगा। अब हमने देखा कि बताओ, अब हमने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी बढ़ने के साथ साथ हमें एक जुगाड़ उसी के अंदर डालना है, 2356। क्या डालना है, 2356। बताओ लेफ्ट टू राइट बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी विद 2356। ये समझ में आ गया। हाँ इन जनरल तो बढ़ेगी, लेकिन बताओ 2 का ज्यादा होगा 3 से, है ना, और 5 का ज्यादा होगा 6 से। बस इतना बीच में बात और ऐड कर दो, और बाकी लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रही ही है। समझ में आया। अभिनव अच्छा बताओ हमने क्या कहा, बताओ। इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन तीसरे ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की तीसरे से ज्यादा, और 5वें ग्रुप की छठे से ज्यादा होती है। बस इतना जोड़ देना है, क्लियर है। अब देखो, अब हमने क्या किया बताओ,
ये हमारा पहला ग्रुप है सोडियम। अच्छा, सोडियम से ज्यादा तो होगी ही होगी मैग्नीशियम की, है ना, लेकिन यहां हम जुगाड़ क्या लगाते हैं 23, यानी Mg की ज्यादा किससे हो गई Al से, तो यहां हमने लगा दिया, बताओ क्या, ये हो गई Al है। इसको हम एक गोले में बंद कर ले। अब Al से ज्यादा कौन है, सिलिकॉन। अब इसको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर लें, क्लियर है। अच्छा बताओ बेटा, सबसे ज्यादा यहां किसकी है आयोनाइजेशन एनर्जी, सिलिकॉन की, क्लियर है, सबसे ज्यादा किसकी है, सिलिकॉन की। अच्छा बताओ, सिलिकॉन से कम कौन है, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन से कम कौन है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम, यानी एल्यूमिनियम से बड़ा कौन है, मैग्नीशियम। तो ये सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, है ना। और इसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम। ये भैया ऑर्डर होगा, और ये इसीलिए कठिन पड़ जाता है सवाल, क्योंकि बीच में उल्टा पुल्टा हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है, उल्टा, क्लियर है। अच्छा, अभी ना समझ में आया फिर से पूछो, अगला सवाल दें, कौन आ जाए, फास्फोरस आ जाए। फास्फोरस आ जाए मतलब यहां के बाद इसके फास्फोरस आ जाए, है ना, फास्फोरस आ जाए, तो भैया इससे भी ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की। तो यहां फास्फोरस और आगे लगा देंगे। पीरियड तो सेम है ना सबों का भाई, इसका भी फास्फोरस तो यहीं आएगा, थर्ड डे पीरियड का तो फास्फोरस है, यहां फास्फोरस आएगा। तो जब पीरियड सेम है तो हम यहां लगाएंगे इस जगह पे, नीचे मतलब, हाँ मतलब सब देखो सौरभ, देखो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, और एलाई के नीचे सोडियम। तो सबों का पीरियड क्या है, सेम, क्लियर है। अच्छा, एक बड़ा सवाल देते हैं, एक सवाल बड़ा, लाओ देख लो, ऐसा सवाल हो तो तुमको वहीं से करवाऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 लगाओ। लिखा है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, कौन सा, थर्ड। सब लोग 13 नंबर सवाल खोलो बेटा, 13 नंबर सवाल, प्रीवियस ईयर वाला 13 नंबर सवाल लगाओ, 13 नंबर सवाल। इन जनरल इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, लेकिन 2356 किसके साथ बढ़ना आगे, 2356 के साथ, है ना। ऑर्डर बताओ बेटा कौन सा होगा, बताओ। अच्छा बताओ, लिथियम से ज्यादा, लिथियम से ज्यादा किसका होना चाहिए, बेरिलियम का होना चाहिए, बेरिलियम होना चाहिए। हमसे ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा पूछा है, इंक्रीजिंग। ये कौन सा ऑर्डर हमने पढ़ाया था, डिक्रीजिंग। इसका मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की तरफ चलना। अब हम सारे एलिमेंट लिखे दे रहे हैं, देखो एक है लिथियम, एक है बेरिलियम, एक है बोरान, है ना, एक है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना, फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। इतने लोग अरेंज हैं। अच्छा बताओ, ये सब लोग कौन से पीरियड से हैं, बताओ बेटा, सेकेंड। ये कहां का है, फर्स्ट है। ये कहां का है, सेकेंड है। ये कहां का है, थर्ड है। ये बताओ बेटा, फोर्थ है। ये बताओ, फिफ्थ है। ये बताओ, सिक्स है। ये बताओ, सेवेंथ है। और ये कौन सा है, जीरो ग्रुप, है ना। हमने अच्छा बताओ सीखा क्या है, इन जनरल,
इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ बेटा इंक्रीजेज। यही तो सीखा है ये, लेकिन इन जनरल है, 100% नहीं है, है ना। अच्छा फिर हमने क्या सीखा बताओ, इससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी, लेकिन इससे ज्यादा इसकी होगी। बताओ यहां पे हमने कौन सा जुगाड़ लगा दिया बताओ बेटा, 23 लगाया 23। अच्छा इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी और इससे ज्यादा इसकी। अब यहां पे हमने कौन सा जुगाड़ लगाया, 56 लगाया। अच्छा इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी, तो सबसे ज्यादा नियॉन की। अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे बच्चे अरेंज करें। ये सवाल कहीं लगा लो बेटा, लगाओ इसको, अब अरेंज करो, अरेंज करो सब लोग। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, लेकिन फिर भी अरेंज करो। हम चाहेंगे इस सवाल को कहीं सॉल्व करो बेटा। ये 23 और 56 तो तुम्हें समझ में आए, लगाओ लगाओ लगाओ। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इसमें हमको कौन सा ऑर्डर बनाना है, इसमें हमसे क्या पूछा है बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, लिथियम से ज्यादा कौन हुआ, बेरिलियम, है ना। अच्छा बताओ बेरिलियम से ज्यादा कौन है, बेरिलियम किससे ज्यादा है, बोरान से, है ना। हाँ वही बात। तो अब हम यहां पे क्या रखेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, लिथियम से बड़ा कौन है, बेरिलियम, ठीक है। बात समझो। अब हाँ सबसे छोटा देखो, सबसे यहां लिख गए, है ना। हाँ तो इसके लिए हम क्या देखो यही मैथमेटिक्स है, यही क्या है, यही मैथमेटिक्स है, यही तो गड़बड़ होता है ना। अच्छा बताओ इसमें सबसे छोटा कौन, लिथियम, सबसे बड़ा कौन, नियॉन। तो सबसे छोटा कौन, लिथियम, है ना। और भैया सबसे बड़ा कौन, नियॉन। सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमने लिख लिया, क्लियर है, ध्यान आया। अरे अरेंज तो होना ही है। अच्छा बताओ अब हम इसके आगे किसको रखेंगे बताओ, किसको, बोरान को। बोरान के आगे बेरिलियम, क्योंकि भैया बोरान से ये बड़ा है ना। हाँ तो बड़ा ये है, ये छोटा है। अब जरा ध्यान से देखो, अब बेरिलियम से बड़ा कौन, कार्बन, इससे बड़ा कौन, ऑक्सीजन, और उससे बड़ा कौन, नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन से बड़ा कौन, और उससे बड़ा कौन, ये ऑर्डर बन गया। और ये ऑर्डर कौन सा है, थर्ड, क्लियर है। तो आपसे आपका अपना ऑर्डर अलग होगा, लेकिन वहां इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग पूछेगा, तब तुम्हें अरेंज करने पड़ेंगे, क्लियर है। 23-56 तो घर की बात है, हम अंदर अंदर समझ लिए कि 23 और 56 करना है, लेकिन उन्हें अरेंज करना है एक ऑर्डर में, चाहे इंक्रीजिंग और चाहे डिक्रीजिंग। तो ये आपको 23 और 56 समझ में आया, है ना। लेकिन ये जुगाड़ कब लगाना, जब पीरियड सेम हो, क्लियर है। आगे लिखो, अगला लिखो बेटा। अगला सवाल हो जाए इसी बात पे, एक और लिखो, नोट करके कुछ बातें लिखो।
और अभी किसी को कुछ बात समझनी हो तो हमसे समझ लो। लिखो भैया, नोट करके कुछ बातें लिखो। लिखो लिखो, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, मिनिमम। सवाल पढ़ो, क्या लिखा सौरभ? हाँ 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 हाँ, तो आगे लिखो क्या लिखोगे? सीजियम। आगे एरो लगा के लिखो सीजियम। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी का कौन सा एलिमेंट है? सीजियम। इसीलिए जो सोलर पैनल बनते हैं, सोलर पैनल बनते हैं, उनमें जो ऊपर देखते हो काले काले से वो ऐसे लगे रहते पैचेस, वो इसी सीजियम मेटल के बने होते हैं, क्योंकि सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सबसे कम। थोड़ी एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और घूमने लगता। इलेक्ट्रॉन घूमा नहीं कि करंट घूमी नहीं। क्लियर है? इसीलिए सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, और सोलर पैनल सीजियम के ही मेटल से बनाए जाते हैं। पैनल नहीं मतलब पैनल पे जो ब्लैक ब्लैक वाले नहीं बने होते हैं, स्पॉट ऐसे ऐसे बने नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे। जैसे ये मान लो ये सोलर पैनल है, तो इसमें ये देखो ये ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक बने रहते हैं, ये देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे, ये सीजियम मेटल के बने होते हैं, क्योंकि सीजियम मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है सबसे कम। जिस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी जितना कम, वो मेटल उतनी बेहतर। क्यों? कम एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन उसका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा मतलब घूमा, इलेक्ट्रॉन घूमा तो करंट घूमी। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या आती है? करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और करंट का मूवमेंट दोनों एक दूसरे का अपोजिट। क्लियर है? क्लियर है? और दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, नोट में दूसरा पॉइंट लिखो, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। लिखो बेटा, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा दें? जो बताओ वही लिखा दें, है कि नहीं? जो तुमको याद रहे वही बता दो, वही लिखवा दें। है? जो बताओ वही लिखवा दें। क्या पसंद है तुमको बताओ, वही लिखवा दें। इंद्रेश बताओ, कैसी कैसी बातें करते हो? बताओ क्या लिखवा दें? हीलियम। हीलियम लिख लो। अच्छा ये बोल दिए हैं तो लिख लो। लिख लिया? क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। लिखो, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन a respective period, in a respective period, in a respective period, किसी भी पीरियड में, और पीरियड की बात होती तो किसकी बात होती? लेफ्ट टू राइट। किसी भी पीरियड में जब तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? आगे एरो लगा के लिखो, नोबल गैसेस। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जीरो ग्रुप। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे अंत कहां हो रहा है? नोबल गैसेस पे। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नोबल गैसेस की। किसकी होगी? नोबल गैसेस की। पक्का? चलो अब नोट खत्म। अगला पॉइंट लिखो, लिखो, एक्सेप्शन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सेप्शन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी
exception of ionization energy are always exception of ionization energy are always considered at adjacent element only. फिर से लिखो, exception of ionization energy are always considered at adjacent element only. इसका मतलब समझ में आ गया? हमेशा किसी भी एलिमेंट का एक्सेप्शन जो हम देखेंगे, जो हमने आपको 23 और 56 रटाया है, वो हमेशा अगल बगल लगेगा। जैसे ये अगल बगल क्या है, जैसे हमने कहा, अच्छा बताओ, बेरिलियम और बोरान दोनों अगल बगल है ना? बेरिलियम और बोरान अगल बगल हैं, तो बेरिलियम का ज्यादा हो गया बोरान से। लेकिन कोई कहे बेरिलियम और कैल्शियम में कार्बन में किसका ज्यादा होगा, तो नो एक्सेप्शन, अब कार्बन का ज्यादा होगा बेरिलियम से। हमने क्या कहा, फिर से सुनो बेटा, हमने कहा ये जो हमने 23-56 वाला एक्सेप्शन रटाया है, ये एडजेसेंट का मतलब क्या होता, अगल बगल वाले एलिमेंटों में लगाना। अब आपसे कोई कहे, अच्छा बताओ, बेरिलियम का और नाइट्रोजन की कोई मैच करवाए कि बेरिलियम और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, क्योंकि ये अगल बगल नहीं है। क्लियर है? ये कहानी समझ में आई? चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। अब एक सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, लिखो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, बीई लिखना, पूरा नाम ना लिखा करो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बीई is greater than, चार ऑप्शन लिखो, बोरान, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है ऑल। बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किससे ज्यादा होगा? बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किससे ज्यादा होगा? बोरान। वेरी गुड, एक ऑप्शन आया बोरान, है ना? बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? बोरान से। पक्का है ना? अच्छा, हमने कहा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के विषय में क्या ख्याल है, बताओ। अच्छा, बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन है? मैग्नीशियम। तो पक्की बात है इसकी ज्यादा है इससे भी, तो ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्या है? घटती है। तो इसका मतलब बेरिलियम की ज्यादा मैग्नीशियम से भी है। तो आपका एक तो ये सही हो गया, एक ये सही हो गया। नहीं समझे? अरे तुम समझे, ये हल्का सवाल है, तुमने बस ये 23 लगा काम समाप्त कर दिया। 23 वाला जुगाड़ लगा के काल क्या है अपना सवाल समाप्त कर लिए। जरा सवाल को फिर से पढ़ो, सवाल देख रहे हो कितना सुंदर है। बोला गया बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें से किससे ज्यादा है ना? पहला है बोरान, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा मैग्नीशियम। आपको नहीं लग रहा है कि बेरिलियम के नीचे ही है मैग्नीशियम, और ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटती है। तो इसकी ज्यादा है इससे और इसकी ज्यादा है इससे, यानी बेरिलियम इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा। तो दो तो ऑप्शन यूं ही सही हो गए। अब एल्यूमिनियम कहां आता है बताओ बेटा? एल्यूमिनियम आता है यहां। कहां आता है? कहां आता है? यहां पे। क्लियर है? तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे बताओ? अरे कैसे करोगे?
लैला मांगे भीख अली भाई से, डायगोनल रिलेशनशिप था कि नहीं? डायगोनल रिलेशनशिप था। तो देखो, ये हुए लैला और ये हुए मांगे, ये हुए भाई, ये हुए अली, है ना? लैला मांगे भीख अली भाई से। तो बताओ इसमें ऑप्शन कौन होगा सही? ऑल। हल्के में ले लिया था तुम सवाल को। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तुमने सोचा छोटा सवाल है। अगला सवाल हो जाए इसी बात पे। लिखो, लिखो। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। आपका ऑप्शन है बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑल। बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा है? हा? बोरान से। अब देखो बेटा, बेरिलियम बोरान, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है ना? अब देखो, ये कहां बोरान है और ये कार्बन है। कार्बन की तो बोरान से ज्यादा है ना, कार्बन ज्यादा है, बोरान बेरिलियम कम है, तो ये तो हुआ नहीं। और ऑक्सीजन तो बहुत ही आगे है, इनकी तो सबसे ज्यादा होगी। तो अब यहां कौन सा ऑप्शन है? पहला। यहां कौन सा ऑप्शन? पहला। अब दोनों सवाल एक बार पढ़ो। देखो दोनों सवाल कितने बढ़िया टेक्निकल सवाल हैं। तुमने सोचा पहले में ऑल सही हुआ था, इसमें भी ऑल सही होगा, है ना? चलो आगे पढ़ाते हैं। लिखो सवाल, लिखो। राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला लिखो, हम आपको 4 सेट देंगे, आपको उसके आगे अरेंज करना है ना? 4 4 का सेट देंगे कॉमा लगा के। पहला लिखो लिथियम, पहला लिखो लिथियम, पहला सेट लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, पहला सेट हो गया। और इसी के आगे आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेना। इसी के आगे तुम लिखना क्या होगा, अभी हम कॉमा लगा के दिए दे रहे हैं। दूसरा सेट लिखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये दूसरा सेट हो गया। तीसरा सेट लिखो, सिलिकॉन, एसआई, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन। चौथा सेट लिखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान। ये 4 सेट हमने बोला। चलो चलो दूसरा सेट बताओ सौरभ, हमने क्या बोला? दूसरा सेट क्या बोला? कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये दूसरा सेट हुआ। तीसरा बताओ? सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। चलो चौथा सेट बताओ। है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरान। ये आपके पास बेटा 4 सेट हैं। अब इनको आपको सबको आयनाइजेशन एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है।
चलो अच्छा, पहला ऑर्डर बताओ। पहला ऑर्डर देखो सबका यही आया है, पक्का। अब आ जाओ दूसरे वाले को बनाओ। है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन। ठीक, बनाओ। अगला तीसरा वाला ऑर्डर बनाओ जरा इसको। आर्गन, फ्लोरीन, हाँ आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, और कौन, सिलिकॉन। देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी तीसरे वाले सेट की हो गई। अब आयोनाइजेशन एनर्जी चौथे वाले सेट की बताओ। फ्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन। हेलो, नमस्ते। अरे अभी हम क्लास में हम बाद में बात करते हैं। ठीक 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 है। अब देखो बेटा इसको, ये चारों ऑर्डर आप देख लो, चारों ऑर्डर देख लो और देख लो किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। बताओ, यही सब ऑर्डर पूछे जाते हैं। बताओ कहीं तकलीफ हुई, कोई तकलीफ हुई, कोई तकलीफ नहीं, पक्का। आगे बढ़ा जाए, अगला लिखो। एक अब नोट वाला सवाल लिखो। एक नोट वाला सवाल लिखो, लिखो। अब नोट वाला सवाल क्या है उसको जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये देखो, ये लिखा है नाइट्रोजन, है ना, और सही बात लिखा है ना, ये नाइट्रोजन लिखा है। और दूसरी साइड हम लोग क्या लिख लें, इसी के नीचे लिख लो ऑक्सीजन, है ना। सवाल कैसे सेट किया जाए उसे समझना है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आजकल कितना चल रहा है, 7, और ऑक्सीजन का 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p3। अच्छा ये क्या है, 1s2 2s2 और 2p, बताओ 4। क्लियर है। अब हमने कहा इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ये क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और ये क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1। बताओ इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इससे, ऑक्सीजन से निकालना आसान है क्योंकि ना ये फुल फील्ड में है ना हाफ फील्ड, और ये क्या है, हाफ फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अब इसका मतलब इन दोनों से यदि हम देखें तो यहां पे IE1 है ना, बताओ नाइट्रोजन की ज्यादा है IE1 ऑक्सीजन से, हाँ या ना। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं, पक्का हुआ, समझ में आया, पक्का। इसका मतलब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, किससी, ऑक्सीजन से। अब जरा ध्यान से देखो, अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ये क्या बचा, 1s2 2s2 और 2p2। अब ये क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p3। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल निकालने की कोशिश यहां से की, अब ये हो गई IE2 और ये भी हो गई IE2। क्लियर है। अब देखो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड में चला गया और ये ना हाफ में ना फुल में। इसका मतलब है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की यदि IE2 की तुलना की जाए
तो IE2 ऑक्सीजन की ज्यादा होती है IE2 नाइट्रोजन से। यही सवाल है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। यही सवाल आता है भाई। 23 और 56 हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रटी है, और जो 23 और 56 क्या है, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है, सेकेंड के लिए वो जुगाड़ नहीं है। वो किसके लिए है? फर्स्ट के लिए। क्लियर है? थर्ड क्या? अब इसके आगे थर्ड निकाल लो ना, ये फुल फील्ड ना ये हाफ फील्ड। तो अब तुम यहां पे क्या करोगे? दोनों का सेल नंबर सेम है, तो किससे मैच करोगे? एटॉमिक नंबर से। किससे मैच करोगे? एटॉमिक नंबर से। बचा हुआ एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखो लिखो बेटा, इसको लिखो। देखो तुमको एक जुगाड़ बताते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का एक जुगाड़ होता है ये। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की पहले तुलना की जाती है सेल से। सेल नंबर ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। और मान लो जब सेल हो जाए सेम, तो एक मतलब है एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसी का आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर है? तो ये भी हम आपको बता देंगे। ये सवाल लिखा बेटा? ये वाला सवाल लिखा? ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। इसको लिखो जरा। लिख लो बेटा, इसको लिखो। अच्छा, अब इसके बाद ये बचेगा क्या? ये हो गया 1s2, और ये हो गया 2s2, और ये 2p1, और ये क्या हो गया? 1s2, 2s2 और 2p2। क्लियर है? तो नीचे लिखो, नीचे सवाल लिखो। नीचे इसको लिखो, ऐसे लिखना IE1, और यहां लिखना IE2, है ना? IE1 नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, IE2 ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। पूरे सवाल का ये है। ठीक है, इसको लिख लो। हेलो, जी जी। नहीं, अभी अभी तो नहीं, 10 मिनट बाद। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अच्छा ये कहानी सबको समझ में आई? अच्छा, IE1 और IE2 वाली अब हम बातें करने चल रहे हैं, है ना? अब नीचे एक सवाल लिखो, सवाल लिखो। आपको हर टाइप का सवाल करवा देंगे। लिखो, लिखो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? ऑप्शन नंबर 1 लिखो V, वेनेडियम V। ऑप्शन नंबर 2 लिखो Cr। ऑप्शन नंबर लिखो 2 Cr। ऑप्शन नंबर 3 लिखो Mn। पहला ऑप्शन कौन सा है? V। दूसरा कौन है? Cr। और तीसरा कौन है? Mn। और चौथा नन कर लो। पूछा गया है इन तीनों में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? वेनेडियम की होगी, क्रोमियम की होगी, या किसकी? मैग्नीज। किसकी होगी बताओ? तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तीनों का। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? बताओ।
23, इसका इसका अच्छा अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3d3। अच्छा, इसका यहां तक यही होगा, यहां हो जाएगा 3d4 होगा, 3d4 और 3d4 पूरा लिख देने, तुम लोग इतने समझदार कहां हो? समझ में आ रहा? 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6 और 4s1 और 3d5। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6 है ना, और 4s2 और 3d5 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, देखा गया d5 यहां है और d5 यहां है और यहां d3 है। अरे भैया, हमने एक स्टेप में सही करके लिख दिया। यहां तो क्या होता, 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन हमने सही करके लिख दिया एक ही स्टेप में, इतने जगह कहां। अच्छा, एक देखो, ये जरूर d5 हैं, लेकिन हकीकत में d4 ही तो हैं। और बताओ, d3, d4, d5 में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल? d5। इसीलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? Mn की। अरे उसके बाद वही है, उसके बाद तो वही है, फिर उसके बाद कौन है? सबसे ऊपर वाले। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब क्या? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई, इसका मतलब क्या है? कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्लियर है? एक सवाल और लिखो जरा, लिखो, which element has maximum IE2? जब तक आयोनाइजेशन एनर्जी बोल के चुप हो जाए तो तुम समझना ये IE1 पूछ रहा है, और अब हमने यहां क्या पूछा है? IE2। अब हमने ये सवाल पूछा है, और तीनों ऑप्शन जरा लिखो, तीनों ऑप्शन वही लिख लो, वेनेडियम, क्रोमियम और। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से IE2 किसकी ज्यादा होगी? Cr। तो जरा ध्यान से देखो, ये भैया ये हेडिंग हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं बची, इसलिए हम यहां कूद गए हैं, है ना? हाँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 23, ये 24, ये 25। 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3d3। यहां आ जाओ, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s1 और 3d5। क्लियर? यहां आ जाओ, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3d5, है ना? अच्छा बताओ, यहां से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाला। ये हुआ इसका IE1, ये हुआ IE1 इसका, और ये हुआ IE1 इसका, है ना? अच्छा बताओ, अभी ये जो आपको दुर्गतीन की दिख रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये। तो यानी IE1 सबसे ज्यादा अभी तक किसका है? Mn का, तीनों को देखते हुए। क्लियर है? अरे भैया, हकीकत में तो D4 है, यहां क्या है? D4। वो तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो ये D5 हो गया, इनका अपना वो D5 नहीं है। किसी का रियल D5 हो और किसी का, समझ रहे ना, किसी का किसी की मेहरबानी से D5 हो, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? जो रियल वाला D5 है। अब तो समझ में आ गया? क्यों पता लगे तब से यही D5 में कंफ्यूज हो, है ना? जैसे तुमको 10 रुपया कोई दे दे, तब तुम्हारा काम चल रहा है, 10 रुपया तुम्हारे अपने हैं, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? जब 10 अपने हैं। समझ में आ रहा? आम भाषा में सीख लो, वही सोचते हैं। अब सुनो, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालो, और एक बात समझो,
इलेक्ट्रॉन हमेशा बड़ी वाली सेल से निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। कहां से? यहां से। ये भी याद कर लो, बड़ी सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता, फिर उससे छोटी से। तो बताओ, ये तो सब तीसरी सेल है, तो सबसे बड़ी सेल यहां कौन? 4। तो 4 से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, और ये हो जाएगा 4s1 और 3d3। क्लियर है? 1s2 पूरा यही हो जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d5। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d5 हो गया। अब आपने IE2 इसको दिया, IE2 इसको दिया और IE2 इसको दिया। अब जरा बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना अब मुश्किल है? आप बताओ। अरे आप नहीं देख रहे हो, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो गए, लेकिन अभी यहां से भी निकल सकता, यहां से भी निकल सकता, लेकिन यहां कितना हो गया? 0। अब यहां से निकलेगा ही नहीं। तो अब बताओ IE2 किसकी सबसे ज्यादा हुई? बताओ बेटा। Cr की। बहुत बढ़िया सवाल है। तो लिखो ऑप्शन, इसको ऐसे बना जरूर लेना। किसकी सबसे ज्यादा हुई? Cr के। अच्छा, मैं एक सवाल तुमको घर के लिए दे रहा हूं, देखते कौन कौन करके लाता है इसको अगली क्लास में, है ना? लिखो, ये सवाल सबका हो गया? अच्छा बताओ, अब मेरी बात समझो। अब IE2 आपने देखा इसका, अब इससे इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे, आराम से निकल जाएगा। इसका देखा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसको देखो तो यहां इलेक्ट्रॉन खत्म। अब बड़ी वाली सेल के पास इलेक्ट्रॉन खत्म है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? यहां से। और छोटी वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है ना? तो बताओ IE2 किसका ज्यादा हुआ? Cr का। अब नीचे एक सवाल लिखो, और हम घर के लिए इसको सवाल दे रहे हैं, अगली क्लास में देखा जाएगा। इसको लिखो, which element has maximum IE3 और ऑप्शन लिखो Cr, Mn, V वेनेडियम V, और चौथा ऑप्शन लिखो आयरन Fe। हमने आपसे IE3 किसका ज्यादा होगा हमने पूछा है। IE1 आप जान जाते हो, IE2 भी जानने लगे हो, IE3 अब तुम जान के आओगे अगली क्लास में। वो भी अब तुम्हें करना क्या है, इसके आगे और एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना है, फिर इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE3 आएगा। क्या आएगा? IE3। हम देखो बेटा, आपके हर टाइप के सवाल लगवाए दे रहे हैं, जितने टाइप पॉसिबल हैं आने के, सब टाइप लगवाए दे रहे हैं। अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास है, समझ रहे हो? अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास है। और अब सब सवाल लगाना पूरे 53, और जो सवाल ना आए गोला लगा लेना। जैसे मैं अगली क्लास में ये बोलूं कि 1 से 10 तक, तो तुम बताओ, आइए ना कहना 1 से 10 तक पूरे, तो इसका मतलब है फिर तुमने कुछ किया ही नहीं, है ना? हाँ, अगली क्लास